हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है हमारी सरकार के बारे में। इससे पहले बच्चों इस चैप्टर का एक वीडियो पहले ही अपलोडेड है यूट्यूब पे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के पहले वो उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो और भी जो चीजें हैं वो एकदम आसानी से क्लियर होते चली जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरुआत करते हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले वीडियो में ये जानने का प्रयास किया था कि सरकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये भी देखा था कि सरकार क्या होता है और इसके मतलब कितने प्रकार के सरकार होते हैं। ठीक है ना, सरकार जो होती है वो कौन कौन से कार्य को करती है उसके बारे में बच्चों हमने पिछले वीडियो में समझा था। इस वीडियो में बच्चों हम लोग सीखेंगे सरकार के स्तर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? सरकार के जो विभिन्न प्रकार के जो स्तर है, अलग अलग जो स्तर है सरकार की, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि कितने लेवल पे हमारे यहाँ सरकार होती है, भारत में कितने लेवल की सरकार होती है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि भारत में 3 प्रकार की त्रिस्तरीय गवर्नमेंट है। कैसी है बच्चों? त्रिस्तरीय गवर्नमेंट पाई जाती है। अब बोलिएगा कि सर ये त्रिस्तरीय कौन-कौन से लेवल पे होता है? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये क्या है, पूरे इंडिया का मैप है। कैसा मैप है बच्चों? पूरे इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे पूरे इंडिया को गवर्न करने के लिए सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट होती है जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र सरकार। और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम होते हैं। कौन होते हैं? पीएम, प्रधानमंत्री हेड होते हैं। ठीक है? उसके बाद यानी कि पूरे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलेगी ये किसके जिम्मे होता है? प्रधानमंत्री के जिम्मे होता है। और ये किस चीज की, और ये कौन से सरकार के हेड होते हैं? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस सरकार के हेड होते हैं? तो वो होते हैं बच्चों केंद्र सरकार के। यानी कि पूरे देश के लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्र सरकार। यानी कि जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के लिए नियम कानून बनाती है। सरकार का काम क्या होता है? नियम कानून बनाना, चीजों को मैनेज करना। तो ये सब जो कार्य होता है वो किसका होता है? पूरे देश में प्रधानमंत्री का होता है। किसका होता है बच्चों? प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिमंडल है उसका ये कार्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब तो ये हो गया, पहला जो हम लोगों ने देख लिया वो केंद्र सरकार होता है। ठीक है, पूरे देश के लेवल पे। अब देखिए हमारा जो देश है वो अलग अलग छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के बना है। कैसे बना है बच्चों? छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के बना है। जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, नई दिल्ली हो गया, इधर हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नीचे अगर आइएगा तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये बहुत सारे छोटे छोटे जो राज्य है उनसे मिलकर के हमारा देश क्या बना है? भारत बना है। ठीक है, अब अलग अलग जो राज्य है उनमें भी क्या होता है? एक अलग प्रकार का गवर्नमेंट होता है। यानी कि पूरे देश के लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको तो केंद्र सरकार बोलते हैं, लेकिन एक राज्य के लेवल का भी गवर्नमेंट की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। तो उस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है बच्चों उसको क्या बोलते हैं? राज्य सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? राज्य सरकार। जैसे बिहार क्या है? एक राज्य है। पूरे देश का एक क्या है? छोटा सा पार्ट है। बिहार क्या है? पूरे देश का एक छोटा सा पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं। तो बिहार भी क्या है? एक राज्य है। और बिहार का भी क्या होता है? अपना एक सरकार होता है। जैसे पूरे देश की गवर्न करने के लिए केंद्र सरकार है, उसी तरीके से पूरे राज्य की शासन व्यवस्था को देखने के लिए कौन होती है जिम्मेवार? तो राज्य सरकार जिम्मेवार होती है। और राज्य का जो हेड होता है, राज्य सरकार का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सीएम, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ मिनिस्टर। और बिहार के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? श्री नीतीश कुमार जी हैं। कौन है? तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। अब अगर अगर बात कीजिएगा तो ये तो हो गया राज्य। अब देखिए राज्य भी जो है ना वो अलग अलग छोटे छोटे जिलों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, तो एक जिला लेवल हो गया। फिर जिला भी जो है वो अलग अलग क्या है? ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अनुमंडल में डिवाइडेड है। और अनुमंडल भी किसमें डिवाइडेड है? ब्लॉक में डिवाइडेड है। और ब्लॉक भी किसमें? छोटा छोटा उसका अंश है, तो वो है पंचायतों में। ठीक है ना, पंचायत और नगर निगम में डिवाइडेड है। तो ग्राम पंचायत लेवल पे भी तो एक होता है। अब ये हमने देख लिया कि ये हो गया केंद्र सरकार। जो पहला लेवल का जो गवर्नमेंट होता है वो केंद्र सरकार, दूसरा लेवल का राज्य सरकार, और तीसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार। क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार। तो बोलिएगा कि सर स्थानीय सरकार में कौन कौन सा गवर्नमेंट आएगा? तो स्थानीय सरकार में आ जाता है बच्चों जो आपके स्थानीय मतलब आपके लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होता है। तो अगर गांव में अगर आप हैं तो वहां पे क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। क्या होगा? वहां पे होगा ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और इसमें कौन हेड होते हैं? मुखिया। मुखिया का जो इलेक्शन हुआ है ना हाल ही में, तो नए नए मुखिया चुन करके आए हैं। तो ये सब क्या होता है? लोकल लेवल के, यानी कि स्थानीय जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थानीय सरकार बोलते हैं, जो ग्राम पंचायत होता है। और शहरों में अगर देखिएगा तो नगर पंचायत होता है, नगर निगम होता है या फिर नगर पंचायत होता है।
तो ये हो गया नगर निगम वाला, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट यानी कि लोकल लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, जिसमें मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, और वहां पे देखिएगा तो मेयर होता है। अगर शहरों की बात कीजिएगा तो वहां पे कौन होता है बच्चों, मेयर होता है। तो ये सब, ये जो गवर्नमेंट है वो क्या कहलाता है, स्थानीय सरकार कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय सरकार। आई होप ये जो सरकार के जो स्तर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पूरे देश के लिए जो सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। पूरे राज्य के लिए जो सरकार होती है उसको राज्य सरकार, और इसके हेड सीएम होते हैं, पूरे देश के हेड पीएम होते हैं। और स्थानीय लेवल पे मुखिया होता है, या फिर ग्राम पंचायत में मुखिया हेड होता है, और शहरों में कौन हेड होता है, मेयर हेड होता है। तो आई होप ये जो तीनों जो स्तर है ये एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य स्तर से तात्पर्य है, अगर हम बोले कि राज्य सरकार, राज्य स्तर, तो राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है। जैसे अपने बिहार में राज्य सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए क्या करती है, काम करती है। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए क्या करती है, कार्य करती है। जैसे अगर आप देखिएगा तो बिहार में कौन है हेड, मतलब जो बिहार सरकार के हेड कौन है, तो नीतीश कुमार है। उसी तरीके से अगर बात कीजिएगा उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के हेड कौन है, वहाँ के योगी आदित्यनाथ है। वही अगर हमारा पड़ोसी झारखंड है, तो झारखंड का जो हेड कौन है, वहाँ के सीएम होंगे, तो वहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा एक और पड़ोसी है, वो कौन है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के जो सीएम है वो भी हेड होंगे उस राज्य के, तो वो कौन है, तो ममता बनर्जी है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्या होते हैं, सरकार होती है, और उसके अलग अलग हेड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सीएम बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी कि हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, छठा चैप्टर जब पढ़ेंगे क्लास 6 सिविक्स का, तो उसमें हम लोग स्थानीय सरकार के बारे में देखेंगे कि स्थानीय सरकार का मतलब क्या होता है, स्थानीय सरकार जो है वो किस प्रकार से काम करती है, उसको पैसा कहाँ से मिलता है लोगों के कार्य करने के लिए। ये सारी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की विस्तृत जानकारी आगे की कक्षाओं में मिलेगी, ठीक है। जब आप क्लास 7th में चले जाइएगा तो वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अब देखिए, आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। हाँ, जब इलेक्शन होता है, जब हमारे यहाँ चुनाव होता है, या तो मुखिया का चुनाव हो, या फिर विधायक का चुनाव हो, या फिर सांसद का चुनाव हो। हमारे यहाँ 3 तरह का इलेक्शन होता है, आप लोग देखे होंगे। हमारे यहाँ 3 तरह की वोटिंग होती है। पहली, जब प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, संसद का जब चुनाव होता है, दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए जब चुनाव होता है, तो उस समय। दूसरा, जो राज्य के मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मतलब जो क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उसका हम लोग देखते हैं विधायक का चुनाव होता है, और एक होता है मुखिया का। यानी कि हमारे यहाँ 3 तरीके का वोटिंग होता है, 3 बार वोटिंग होता है। अब इसमें देखिएगा कि जब वोटिंग होता है, वोटिंग होने वाला होता है, तो बहुत भारी संख्या में क्या है, सुरक्षा बल आते हैं और वोटिंग करवाते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मतलब लाइन में खड़े होकर के क्या करते हैं, वोट देने का इंतजार करते हैं। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, मतदान। मतदान मतलब वोटिंग। मतदान को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वोटिंग बोलते हैं। तो ऐसी सरकार जो चुन करके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार। अब बोलिएगा कि सर लोकतांत्रिक सरकार क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो लोकतांत्रिक जो है ना, लोकतंत्र है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लोकतंत्र। देखिए, एक वर्ड है लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र 2 वर्ड से मिलकर के बना है। लोक, लोक मतलब क्या होता है, जनता। लोक मतलब क्या होता है, जनता। और तंत्र मतलब क्या होता है, सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो जनता के प्रतिनिधि, जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुन करके खुद भेजती है। तो इस प्रकार का जो सरकार होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार। और बोलिएगा कि सर क्या ऐसा भी सरकार होता है जिसमें जनता जो है वो खुद चुन करके नहीं भेजती है, तो बिल्कुल ऐसा सरकार होता है जिसको क्या बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। जैसे कोई राजा है, जहाँ पे राज व्यवस्था चल रही है, तो वहां पे जो राजतंत्र है, तो राजा क्या करता है, राजा को कोई तो इलेक्शन होता नहीं है राजा का। राजा क्या करता है कि खुद ब खुद जो है वो अपने तरीके से क्या करते आता है, शासन और वंशानुगत, मतलब ये क्या करते आता है, शासन करते आता है। मतलब राजा जब बूढ़ा हो गया या फिर शासन करने में असमर्थ, या फिर राजा की मृत्यु हो गई, तो उस समय जो अगला राजा बनेगा वो कोई लोग, वहां के लोग डिसाइड नहीं करते हैं, बल्कि
और राजा का ये वंश जो है वो वंशानुगत होता है, मतलब राजा के बाद राजा का बेटा बनेगा, उसके बाद उसका पोता बनेगा, इस प्रकार से ये जो क्रम है वो चलते आता है। तो ये होता है राजतंत्र, लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सरकार चुन करके जाती है वो 5 वर्षों तक कार्य करती है। उसके बाद जब जनता को ऐसा लगता है कि ये सरकार अच्छे कार्य नहीं कर रही है, तो दूसरे व्यक्ति को चुनती है, मतलब उसको वोट देकर के न देकर के हरा देती है, और वो हार जाता है, और उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसको जनता को लगती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो जनता की भलाई के लिए कार्य कर सकता है, तो इसलिए उसको चुन करके भेजती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। सोच करके देखो कितना अच्छा बात है कि मान लीजिए कोई सरकार में गया और जनता के लिए कार्य न करके जनता को नुकसान पहुंचाने लगे, तो जनता क्या करेगी, 5 वर्ष तक वेट करती है और उसके बाद इसको भगा देती है, बोलती है कि जाओ तुम्हारा अब क्या है, किला खत्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से है। इसलिए जो भी व्यक्ति चुन करके जाता है वो मतलब बहुत ही ध्यान से जनता की भलाई के लिए क्या करता है, कार्य करता है। अगर नहीं करेगा तो जनता उसको क्या कर देगी, भगा देगी, हटा देगी, हरा देगी चुनाव में। इसीलिए जो है वो हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होता है। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है, और कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है, 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाए। इस प्रकार सत्ता की शक्ति हमेशा जनता के हाथ में रहती है। अगर कोई भी सरकार में गए, अगर मान लीजिए मोदी जी हैं, मोदी जी अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो मोदी जी को जनता हटा देगी, अगर मोदी जी अच्छा कार्य करेंगे तो जनता उनको फिर से चुन करके भेजेगी। यही प्रक्रिया चलते रहती है बच्चों। ठीक है, लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में जो ऐसा होता है बच्चों की सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से क्या करता है, मताधिकार का प्रयोग करती है, यानी कि जिसको जो अच्छा लगता है, जिस व्यक्ति को वोट देने का मन होता है, जिस दल को, जिस कैंडिडेट को वोट देने का मन होता है, जनता उसको क्या करती है, वोट देती है। ठीक है, अब देखो क्या करे, प्रयोग कर सरकार चुनती है और उसे अपने अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी होती है। जबकि राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए अब लोकतंत्र में क्या है कि मान लीजिए नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, मान लीजिए शराबबंदी का डिसीजन लिया, बोले कि हम पूरे बिहार में क्या कर देंगे, शराब बंद कर देंगे। तो ये क्या हुआ, उन्होंने डिसीजन लिया किसके लिए, जनता की भलाई के लिए। अब इसके बारे में उनको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा कि हमने इसको क्यों बंद किया, पूरे बिहार में शराब को क्यों बंद किया, इससे क्या मतलब फायदा है, शराब बंद करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान हो रहा था जनता का, इसके बारे में जनता को बताना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से क्या होता है, सफाई देना पड़ता है, जवाबदेही होती है। जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होता है उसको जवाबदेही होती है। लेकिन मान लीजिए अगर राजा बंद कर दे तो बोले हमारा मन था, मेरा मन था, हम बंद कर दिए, हम नहीं बोलेंगे, मतलब राजा इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मतलब ये नहीं कहेगा कि हम क्यों बंद किए, ऐसा क्यों डिसीजन लिया, उसके मन पे निर्भर करता है। तो ये जो है सबसे बड़ा अंतर होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है बच्चों, लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश क्यों है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार होती है वो यहाँ के लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। इसलिए जो भारत है वो कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान के द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाते हैं। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपने प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं। लोकतंत्र में सभी वयस्क लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार होता है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे एक बात आया बच्चों कि सभी वयस्क लोग कौन कौन मताधिकार का प्रयोग करते हैं चुनाव प्रक्रिया में, कौन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, तो वयस्क लोग पार्टिसिपेट करते हैं। वयस्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडल्ट। एडल्ट मतलब अब देखो हमारे यहाँ, मतलब हमारे देश में एडल्ट का जो ऐसा मतलब क्राइटेरिया है कि कौन सा व्यक्ति एडल्ट माना जाएगा, तो 18 वर्ष जिसका उम्र हो जाता है, जिसका आयु, जिसका एज 18 वर्ष हो जाता है, उसको क्या माना जाता है बच्चों, एडल्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, एडल्ट। एडल्ट मतलब आप वयस्क हो गए, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वयस्क बोलते हैं, यानी कि आप वयस्क हो गए हैं। अब आप मतलब सरकार चुनने के लिए इतना मतलब मैच्योर हो गए हैं, आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मतलब मैं ये सरकार चुन सकता हूँ। मतलब ऐसा माना गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर का हो जाता है तो वो ये मतलब डिसीजन लेने में समर्थ है कि कौन सा सरकार अच्छा है और कौन सा कैंडिडेट बुरा है, कौन सा अच्छा है, और ये सरकार चुनने में वो समर्थ है। तो इसलिए हमारे संविधान में 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अगला अब हम लोग टॉपिक देखते हैं। वो टॉपिक क्या है कि लोकतंत्र के विचार कैसे आए। अब जाहिर सी बात है कि
हमारे जो संविधान निर्माता थे, क्योंकि ये सारी की सारी प्रक्रिया है वो किस पे डिपेंडेंट होता है बच्चों, किस पे निर्भर होता है, तो ये संविधान पे आधारित है। मतलब संविधान में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जो सरकार होगी वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके आएगी, लोग वोट देंगे, और वोट जो सरकार चुन करके आएगी वो 5 वर्षों के लिए होगी। कौन कौन से लोग वोट देंगे, सारा का सारा जो नियम है वो कहाँ पे लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो संविधान निर्माता थे, जो संविधान लिख रहे थे, जो जब संविधान हमारा लिखा जा रहा था, तो उस समय जो संविधान लिखने वाले व्यक्ति थे उनके दिमाग में ये लोकतंत्र का विचार कहाँ से आया, किस प्रकार से आया कि हमारे देश में लोकतंत्र होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था बच्चों, अंग्रेजों का शासन था। और आपको पता होगा कि हमारा जो देश है वो कब आजाद हुआ था, तो 1947 में आजाद हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1947। 1947 से पहले किसका शासन था, तो अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था बच्चों, अंग्रेजों का शासन था। हमारे ऊपर क्यों, कौन शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे। आप लोग हिस्ट्री में क्लास 8 में जब जाइएगा तब आपको हमारा क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें बहुत से डिटेल से आपको पढ़ना है कि अंग्रेज जो है वो हमारे देश के ऊपर किस प्रकार से कब्जा करते हैं और उनसे हम लोग कैसे आजादी पाते हैं। इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में जब आएंगे तो समझने का प्रयास करेंगे। और हाँ बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो, हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजों का शासन था, जिसमें सरकार बिना लोक प्रतिनिधित्व के चलाई जाती थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है स्वराज की मांग की गई। भारत के लोग खुद अपनी सरकार चला सकते हैं, वे अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहना चाहते थे। और कई वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने देश के कुछ शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को मत के प्रयोग का अधिकार दिया था। यानी कि अब देखो, अंग्रेज जो है वो क्या है, इंडियन तो थे नहीं। तो इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि जो सरकार होती है बच्चों, एक चीज के यहाँ पे आप एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि कोई भी जो सरकार होती है वो किसके लिए कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र पे सरकार है, ठीक है ना, मान लीजिए एक क्षेत्र है तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होगा, यहाँ की जो सरकार होगी वो किसके लिए कार्य करेगी, यहाँ के लोगों के लिए कार्य करेगी। किसके लिए कार्य करेगी बच्चों, यहाँ के लोगों के लिए कार्य करेगी। अब हो सकता है कि वो सरकार यहाँ के लोगों के लिए कार्य न करे, लेकिन जो सरकार का मतलब ही यही होता है कि जिस क्षेत्र पे उसका शासन है वहां की चीजों को मैनेज करे। अब सोच करके देखो कि ये जो अंग्रेज थे वो कहाँ पे शासन कर रहे थे। अंग्रेज तो भारतीय थे नहीं, वो विदेशों से आए थे, इंग्लैंड से आए थे। अब इंग्लैंड से आकर के भारतीय लोगों के लिए क्या वो भलाई के लिए सोच सकते हैं कि हाँ हम आए हैं इंग्लैंड से और यहाँ के लोगों के लिए भलाई करेंगे, ऐसा नहीं था। तो इसलिए क्या करते थे, वो जो नियम कानून जो भी बनाते थे भारत में, वो सब अपने फायदे के लिए बनाते थे, क्योंकि वो लोग बिजनेस करने के लिए आए थे। ठीक है ना, यहाँ के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज था, यहाँ के जितने भी संसाधन था, उन सारे संसाधनों का वो लोग क्या करते थे, दोहन करते थे, शोषण करते थे। यहाँ से सारा सामान उठा करके ले जाते थे और इंग्लैंड में सामान बनाते थे और यहाँ पे ला करके बेचते थे। यानी कि अपने फायदे के लिए वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उनके व्यापार में जितना भी फायदा हो सके उसी उसी अनुसार वो लोग क्या बनाते थे, नियम कानून बनाते थे, और यहाँ के जनता की अगेंस्ट में वो जाता था। तो इसलिए जो भारतीय लोग थे वो बोले कि भाई तुम लोग सरकार तो चला रहे हो, लेकिन उस सरकार में हमें भी क्या है, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम भी उस सरकार में आना चाहते हैं। हमारे ऊपर आकर के तुम शासन तो कर रहे हो, लेकिन उसमें हमें भी पार्टिसिपेट करवाओ। इसीलिए क्या किया गया कि अंग्रेजों ने बाद में जब इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, इसमें मतलब जो शिक्षित लोग थे बोला कि ठीक है तुम लोगों को ना वोटिंग का अधिकार देते हैं। और जब अंग्रेजों ने वोटिंग का अधिकार दिया तो उसमें कुछ शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्तियों को ही दिया गया। आज क्या है, आज अगर देखिएगा तो भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, जब वो 18 वर्ष का हो जाता है, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारतीय नागरिक है तो उसको वोट देने का क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। लेकिन जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो यहाँ पे उनको मतलब ये अधिकार नहीं था, जो भारतीय लोग थे उनको ऐसा अधिकार नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ तभी जाकर के वोट देने का अधिकार है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अंग्रेज जो थे वो किसको वोट देने का अधिकार दिए थे, तो कुछ कुछ मतलब थोड़े से लोगों के लिए, जैसे शिक्षित और संपत्तिशाली व्यक्ति थे, उन्हीं को ये मत का प्रयोग का अधिकार दिया गया था। देश के गरीबों, अशिक्षितों, औरतों एवं अभिवंचित वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि ये लोग जो है वो वोट नहीं दे सकते थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सभी लोग उसमें शामिल हुए और यह विचार कि सभी को मत देने का अधिकार होना चाहिए बुलंद हुआ। यानी कि जो भारतीय लोग थे
जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे तो उन लोगों ने बोला कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, और मतलब चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा हो या अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो 18 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेता है। पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 21 वर्ष था, वोट देने का जो वर्ष था, वो एज था, वो कितना था, 21 वर्ष था। लेकिन बाद में आगे चल करके सरकार ने इसको घटा करके कितना कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। ठीक है बच्चों। अब देखो इसी विषय में महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था कि के माध्यम से कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। तो महात्मा गांधी ने ये भी बोला कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति जिसके पास धन और संपत्ति है वो वोट दे सकता है, और लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने बोला कि मतलब ये गलत बात है कि आप सिर्फ संपत्ति वालों को ही वोट देने का अधिकार दे रहे हैं। जो गरीब व्यक्ति है, जो अच्छा है, जो मतलब मान लीजिए अशिक्षित ही है लेकिन वो ईमानदार है, तो उसको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके बारे में महात्मा गांधी ने कब बोला था, 1921 में, जब हमारा देश गुलाम ही था। उसी समय ये बात बोले थे कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। अब देखो लोकतांत्रिक देशों में सभी महिलाओं को मत देने का अधिकार होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए दुनिया भर की महिलाओं को कई संघर्ष करना पड़ा। जैसे अमेरिका तथा पश्चिम यूरोप की महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे अब देखो इंडिया की क्या खासियत है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ, और हमारा जो कानून है, मतलब जो हमारा संविधान है, वो कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। और जिस दिन से संविधान लागू हुआ था बच्चों, उसी दिन से सभी को, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को वोट देने का अधिकार मिला था। जबकि अगर आप देखिएगा तो अमेरिका तो बहुत पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। वहां पे बहुत पहले ही 1987 में ही क्या है, 1887 में ही क्या आ चुका था, संविधान आ चुका था। अमेरिका 1887 में ही क्या हो गया था, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था अंग्रेजों से। लेकिन फिर भी वहां पे महिलाओं को, और यूरोप में, अमेरिका साथ साथ यूरोप में महिलाओं को पहले मताधिकार प्राप्त नहीं था, यानी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं था। तो वहां की महिलाओं ने क्या किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया, बोला कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। बाद में वहां की सरकार को मजबूर होकर के वहां की महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। वहां वोट देने के अधिकार के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांध कर प्रदर्शन किया, वे जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। और इस प्रकार पूरे विश्व में महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार का फैसला 1902 में ऑस्ट्रेलिया, 1920 में अमेरिका, 1928 में इंग्लैंड, और उसके बाद फ्रांस, भारत, इटली, जापान आदि में देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब देख सकते हैं, तो सबसे पहले वोट देने का अधिकार कौन दिया, तो वो दिया ऑस्ट्रेलिया ने। किसने दिया, ऑस्ट्रेलिया ने। कब दिया, 1902 ईस्वी में। कब दिया था बच्चों, 1902 ईस्वी में। उसके बाद अमेरिका में भी ये अधिकार नहीं था, तो अमेरिका जो है आंदोलन करने के बाद 1920 में दिया। उसके बाद इंग्लैंड में देखिएगा तो 1928 में मिला महिलाओं को वोट देने का अधिकार। उसके बाद फ्रांस में, भारत में, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी महिलाओं को क्या मिल गया था, वोट देने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद देखिएगा इटली हो गया, जापान आदि, महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए संघर्षों एवं समानता के विचार के कारण वर्तमान समय में भारत में सभी औरतें व मर्द, अमीर या गरीब, अभिवंचित वर्ग के लोग मत दे सकते हैं, और इनमें कोई भी भेद नहीं है। इसी अधिकार को सार्वभौम वयस्क मताधिकार कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। और क्या नोट डाउन करना है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, तो जिसमें चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, अभिवंचित वर्ग हो, सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है, और जिसमें कोई भी भेद नहीं होता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार का जो अधिकार होता है उसको क्या बोलते हैं, सार्वभौम वयस्क मताधिकार बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार।
ठीक है। अब देखो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है, यानी कि कोई भी जो सरकार है उसको लोकतांत्रिक कब बोलेंगे कि ये जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है। इसके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।